हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय निषाद। हिंदी नाथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप हिंदी विषय से पीजीटी और टीजीटी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में होने वाले हैं 125 प्रश्न। जी हाँ, 125 प्रश्न, और इसमें 125 प्रश्न में से हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण और संस्कृत साहित्य के भी प्रश्न होने वाले हैं। एक और ख़ास चीज़, प्रश्नों का पूरी तरह व्याख्या करेंगे हम लोग, जहाँ पर प्रश्न बनते हैं, और इसको जल्दी से जल्दी यानी कि कम समय में सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। इस प्रकार के हम लोग 105 प्रैक्टिस सेट कहिए, मॉडल पेपर कहिए, कर चुके हैं, और ये इस एग्ज़ाम के लिए जो आने वाले कुछ दिन में होने वाला है उसके लिए कर रहे हैं। ठीक है, अभी आपके लिए लगभग 10-15 दिन बचे हैं पीजीटी के लिए, और अगर ऑलमोस्ट हो जाता है एग्ज़ाम टीजीटी का तो उसके लिए हमारे पास लगभग 50 दिन बचे हुए हैं, तो हम लोग बढ़िया से कर सकेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज के लिए। पहला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या है? तलाक और पुनर्विवाह की समस्या किस नाटक में है? तो देखिए, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और राजश्री, ये चारों नाटक जो हैं ये जयशंकर प्रसाद के हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, पहली बात। और जो ध्रुव स्वामिनी है इसमें तलाक और पुनर्विवाह की समस्या है। किसमें? ध्रुव स्वामिनी में। इसका प्रकाशन जो हुआ 1933 में हुआ है। ध्रुव स्वामिनी की बात कर रहे हैं हम। इसका प्रकाशन कब हुआ? 1933 में। इसमें होता क्या है इस नाटक में? ध्रुव स्वामिनी अपने अयोग्य पति रामगुप्त जो होते हैं से मुक्ति पाना और चंद्रगुप्त से विवाह करने का अधिकार मांगती है, जो उस समय के सामाजिक मापदंडों के खिलाफ था। आज भी लगभग ऑलमोस्ट ये है। प्रसाद जी ने इस नाटक के माध्यम से यह दर्शाने का प्रयास किया है कि कोई पुरुष अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता है तो पत्नी को भी तलाक देने का अधिकार है और उसे एक नया जीवन शुरू करने का अधिकार है। ये जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी के बारे में। और यहाँ पे जो चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त में राष्ट्रीय चेतना और विदेशी आक्रमण का के बारे में है। और जो स्कंदगुप्त जो है, स्कंदगुप्त, ये चंद्रगुप्त बताया है ना किसके बारे में है? ये राष्ट्रीय चेतना और विदेशी आक्रमण के बारे में। स्कंदगुप्त जो है राजनीतिक दुर्भिसंधियों के बारे में है, और सत्ता संघर्ष के बारे में है। सौतेले भाई द्वारा स्कंदगुप्त को शासन से हटाए जाने का षड्यंत्र है इसमें, स्कंदगुप्त में। ठीक। और राजश्री की बात करें हम लोग तो उसमें लोक सेवा और राष्ट्र सेवा के बारे में है। क्लियर? चलिए, इतिहास तिमिर नाशक पुस्तक के लेखक कौन है? तिमिर नाशक जो पुस्तक है इसके लेखक सितारे हिंद जी हैं, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो विकल्प सी वाला यहाँ पर सही है। इनकी और रचना है भोज का सपना, भूगोल हस्तामलक और मानव धर्म सार। उर्वशी के स्त्री पात्र, उर्वशी के स्त्री पात्र इनमें से कौन कौन से हैं? तो उर्वशी जो रचना है ये रामधारी सिंह दिनकर की है। देखिए, लिखेंगे हम तो समय ज़्यादा लगेगा, तो समय को भी बचाना है। इसे 1961 में यह प्रकाशित हुआ, कुछ बता देंगे। 1961 में प्रकाशित हुआ, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा यह रचित है। तो इसमें सहजन्या की बात करें, चित्रलेखा की बात करें और निपुणिका, ये तीनों स्त्री पात्र जो हैं उर्वशी की हैं। तो विकल्प यहाँ पर हो जाएगा आपका सी वाला सही। क्लियर? आमुख के अनुसार कामायनी की कथा सृष्टि में जयशंकर प्रसाद ने किन पुस्तकों से सहायता प्राप्त किया है? कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, इसमें 15 सर्ग हैं। ठीक है, कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। और इसमें उन्होंने शतपथ ब्राह्मण, छंदोग्य उपनिषद और ऋग्वेद, छंदोग्य उपनिषद और शतपथ ब्राह्मण से सहयोग लिया और कामायनी की रचना के। ठीक है, तो ये विकल्प सी, डी और ई वाले हैं। ये देखिए ऑप्शन किस में मिलेगा? तो सी वाले में मिलेगा, सी, डी और ई। विकल्प सी वाला सही है। भारत भारती, ये मैथिली सरल गुप्त की रचना है। अब तक तो आप जान ही गए होंगे अगर तैयारी कर रहे हैं तो। भारत भारती के वर्तमान खंड में निम्नलिखित में से किन उपशीर्षक का वर्णन किया गया है? किन उपशीर्षक का वर्णन है भारत भारती में? तो देखिए, अंग्रेजों का राज नहीं, कृषि और कृषक का है,
जिक्र है इसमें, शिक्षा की अव्यवस्था का इस जिक्र है इसमें, दुर्भिक्ष का जिक्र है इसमें, वर्तमान भारत का जिक्र है, गोवध का जिक्र है, साहित्य का जिक्र है, मंदिर और महंत का जिक्र है। ठीक है, तो इसमें कौन सही हो जाएगा? बी, सी और ई। बी, सी और ई मिलेगा विकल्प सी वाले में, सी वाला यहाँ पर सही है। आप एक काम और कर सकते हैं, एक OMR ले लीजिए, OMR में आप टिक लगाते हुए जाइए, मेरे साथ बहुत जल्दी छोटा सा गैप जो मिलेगा उसमें आपको टिक लगा देना। जैसे आप क्वेश्चन ए है, A B C D इसके ऑप्शन है, तो आपको जैसे ही मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ आपके सामने आंसर आ जाना चाहिए, वहाँ पे ABCD में से कोई आप सही कर सकते हैं। जैसे ये यहाँ पर सी वाला सही हुआ है तो आप सी वाले को सही कर दीजिए, बाकी तुरंत मिला भी लीजिए। तो यहाँ पे गलत और सही लगाते हुए चले जाइए। आप मेरे साथ जब तक वीडियो ख़त्म होता है पूरा एक पेपर सॉल्व कर चुके होंगे। क्लियर? उम्मीद है मेरी बात समझ में आई होगी आपको। प्रिय प्रवास किन छंदों में रची गई है? प्रिय प्रवास जो है ये किन छंदों में, तो जान लो पहले कि प्रिय प्रवास किसकी रचना है? हरिऔध का एक महाकाव्य है। ठीक, इसमें किस छंद की उपस्थिति है? तो द्रुत विलंबित का है, और शार्दूल विक्रीडित का है, और मंदाक्रांता का है। ठीक है, इनका जिक्र है, तो यानी कि बी, सी और ई वाला है, तो विकल्प सही होगा यहाँ पर विकल्प बी। क्लियर? विकल्प बी सही होगा। चलिए, जिन दिन देखे वह कुसुम गई सो बीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। यह प्रसिद्ध दोहा किस कवि का है? यह बिहारी का है, विकल्प सी यहाँ पर सही है। ठीक है, यह प्रसिद्ध दोहा किसका है? बिहारी का है, और बिहारी ही एकमात्र रचना दोहा छंद में, बिहारी की एकमात्र रचना है जो बिहारी सही है, वह दोहा छंद में है। क्लियर? काव्य के समस्त अंगों का विवेचन, रीतकाल के सर्वांग निरूपक कवि वे हैं जिन्होंने काव्य के समस्त अंगों का विवेचन अपने ग्रंथ में किया है। अतः निम्नलिखित में से रीतिकाल का कौन सा ऐसा कवि नहीं है जिसकी गणना सर्वांग निरूपण कवियों में की जाती है? कौन नहीं ऐसे? तो देखिए, कुलपति मिश्र, देव, चिंतामणि, मतीराम रीतकाल के कवि ऑलमोस्ट हैं। तो देखिए, मतीराम ऐसे कवि हैं जिनकी गणना सर्वांग निरूपण में नहीं की जाती, जबकि कुलपति मिश्र, देव, चिंतामणि सर्वांग निरूपण के कवि हैं। क्लियर? निम्नलिखित में से कौन सा कवि सगुण भक्ति धारा का नहीं है? सगुण भक्ति धारा का नहीं है, तो देखिए ध्रुवदास, सुंदरदास, स्वामी हरिदास और रसखान। ध्रुवदास, सुंदरदास, स्वामी हरिदास और रसखान, इसमें सुंदरदास सगुण भक्ति धारा के कवि नहीं हैं, विकल्प बी वाला सही है। ठीक, ये संत काव्य धारा के हैं, और कृष्ण भक्ति शाखा भक्ति काव्य और राम भक्ति काव्य के जो हैं वो सगुण भक्ति धारा के कवि हैं। सूरति नरति नारति सब चाहत अस होए, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी से सुत होए। उपर्युक्त दोहा किस कवि द्वारा रचित है? यह है रहीमदास द्वारा। पहले क्या होता है, तुलसी, एक महिला आती है तुलसी के पास, तुलसी मदद के लिए भेज देते हैं रहीम के पास, और रहीम जी उसके जवाब में मदद करते हैं, उसके जवाब में ये दोहा लिखकर देते हैं। मीराबाई की उपासना पद्धति किस प्रकार की है? मीराबाई की उपासना पद्धति जो है यह है माधुर्य भाव की। विकल्प बी सही है। और सूरदास साख्य भाव के हैं, तुलसी की भक्ति भाव के हैं। ठीक है, इन सिद्ध कवियों में से कौन सर्वप्रथम माने जाते हैं? लुइपा, कंडपा, सरापा, इनमें सबसे पहले कौन होंगे? तो सरापा होंगे, विकल्प सी सही है। सिद्ध कवियों में सरापा सर्वप्रथम माने जाते हैं। सरापा को हिंदी कवि का प्रथम कवि माना जाता है। इन्हें सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी पुकारा जाता है। बच्चन सिंह ने इनके बारे में लिखा है, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरापा में दिखाई देता है। निम्नलिखित में से कौन सी सिद्धों की वाणियों की भाषा है? सिद्धों की वाणियों की भाषा जो है वो संध्या भाषा, विकल्प बी सही है। सिद्धों में सबसे पुराने सरापाद हैं।
ठीक है। और इनमें से कौन आदि काल के कवि हैं? आदि काल के कवि जो हैं हृदय राम, नाभादास, प्राणचंद। तो इनमें से हृदय राम, प्राणचंद और नाभादास में से कोई जो है ये आदिकाल के कवि नहीं हैं। ये भक्ति काल के राम भक्ति शाखा के कवि हैं। तीनों राम भक्ति शाखा के कवि हैं, हृदय राम, नाभादास और प्राणचंद। देवगिरी को जीतकर दिल्ली आने के बाद चामुंडा राय दाहिम ने पृथ्वीराज को किस बात के लिए प्रेरित किया? किस बात के लिए प्रेरित किया था? तो रेवातट पर मृगया के लिए। विकल्प ए सही है, यही सही है, रेवातट पर मृगया के लिए। देवगिरी को जीतकर दिल्ली आने के बाद जो चामुंड राय हैं, चामुंड राय दाहिम ने पृथ्वीराज को रेवा तट पर मृगया शिकार जो है, मृगया शिकार के लिए प्रेरित किया था। क्लियर। और चंद्रबरदाई कृत जो पृथ्वी राजरासो एक प्रबंध काव्य है जिसमें 69 सर्ग हैं। यह डिंगल भाषा में रचित है। विद्यापति की पदावली में वर्णित मुख्य विषय क्या है? मुख्य विषय की बात करें तो वयसंधि और अनमोल विवाह। वयसंधि और अनमेल, अनमोल नहीं, अनमेल विवाह है। विद्यापति की पदावली में वर्णित और भी विषय हैं, जैसे भाषा की दृष्टि से बात की जाए तो मैथिली है, अवहट्ट है, संस्कृत है। जैसे मैथिली में पदावली, गोरक्ष, विजय, अवहट्ट में कीर्ति लता, कीर्ति पताका पूछा गया है। और संस्कृत में भी रचना है, जैसे शैव सर्वस्व सार है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जो वयसंधि और अनमेल विवाह है, विकल्प सी यहाँ पर सही होगा मेरे भाई। भल्ला हुआ जो मारिया, वहिड़ी माया कंतु, लज्जेजम तु वयसियहु, जई भग्गा घरु अंतु का तात्पर्य क्या है यहाँ पर? हे बहना अच्छा हुआ जो मेरा कंत मारा गया। हे बहना जो अच्छा हुआ मेरा कंत मारा गया। और इसमें होगा क्या? अच्छा नहीं हुआ क्योंकि वह मारे जाने लायक नहीं था, इसका कोई मतलब नहीं है। उसके मारे जाने से देश का भला हुआ नहीं है। हे बहन, युद्ध में अपने पति के मारे जाने से मैं खुश हूँ क्योंकि मैं सखियों के बीच लज्जा से बच गई। विकल्प यहाँ पर जो है वो ए वाला है। ए और डी दोनों सही है। ठीक है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में साहित्य इतिहास की अवधारणा स्पष्ट करते हुए जनता की चित्रवृत्ति पर प्रकाश डालने वाली किस परिस्थिति का जिक्र नहीं किया? ये नहीं वाले चीज़ को आप पहले गोला कर लेंगे, पॉइंट आउट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर गलती होने की संभावनाएं 1-2 हो सकती हैं पूरे पेपर में। तो यहाँ पे देखिए, राजनीतिक का किया था उन्होंने, सामाजिक का और सांप्रदायिक का किया था, सांस्कृतिक का नहीं किया था। तो विकल्प डी वाला यहाँ पर सही होगा। ठीक है। प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहासकारों के निम्नांकित इतिहास ग्रंथों को पहले से बाद में के क्रम में लगाइए। रामकुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो है ये रामकुमार वर्मा का है। तो इसका जो वर्ष है 1938 में यह है प्रकाशन वर्ष इसका। शिवदान सिंह चौहान, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष जो है यह 1954 में प्रकाशित हुआ। जॉर्ज ए ग्रियर्सन, द मॉडर्न वर्नाकुलम लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जॉर्ज ग्रियर्सन का है ये, और 1888 में यह प्रकाशित हुआ। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन का द मॉडर्न वर्नाकुलम लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। EFEK, ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, ये 1920 में प्रकाशित हुआ। गणपत चंद्र गुप्त का है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, और हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 में प्रकाशित हुआ। तो आप ऐसे देख लीजिए पहले से बाद में कौन है इसमें। पहले से बाद में आएगा 1888, सी वाला पहले आएगा। सी वाला पहले कहाँ है? 3 में है। उसके बाद 1888, 1800 कोई है नहीं, फिर 1920 है। तो सी के बाद डी किस में आया? पहले कई में आया है। और उसके बाद 1938, यानी कि डी के तरफ जाइए, अब डी वाला सही होगा। ठीक है,
तो इस तरह राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, शिवदान सिंह चौहान का हिंदी साहित्य के 80 वर्ष 1954, जारी गिरियर्सन का है द मॉडर्न वर्नाकुलम लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 में, नवासी कई विद्वान बताते हैं लेकिन 88 अब मानिए। FEK हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1920, गणपत चंद्र गुप्त का है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965। इतिवृत्ति और आलोचना का समावेश रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया उसके लेखक का क्या नाम है? उसके लेखक का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और वह इतिहास जो आज स्तंभ के रूप में बना हुआ है 1929 में प्रकाशित हुआ, उसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छापा गया था? वह हिंदी शब्द सागर भूमिका के रूप में छापा गया था। विकल्प ए यहाँ पर सही है। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका में 1929 में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य के अब तक लिखे गए इतिहासों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास जो है यह सबसे प्रमाणित तथा व्यवस्थित इतिहास माना जाता है। और निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। फिर देखिए नहीं आ गया, तो नहीं को पॉइंट आउट करिए। और आषाढ़ महात्म, अपवर्ग पंचम, भक्ति सर्वस्व, हिंदी भाषा, इसमें आषाढ़ महात्म जो है, आषाढ़ महात्म भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है, और इनकी रचना है एक है वैशाख महात्म। ठीक है। भारतेंदु की रचना है वैशाख महात्म। ठीक है। वैशाख महात्म किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। आषाढ़ महात्म नहीं है, तो विकल्प ए वाला यहाँ पर सही है। बाकी भक्ति सर्वस्व है, अपवर्ग पंचक है, हिंदी भाषा है। कौन सी रचना श्रीधर पाठक की नहीं है? श्रीधर पाठक की रचना कौन नहीं है? फिर देखिए नहीं वाला शब्द आ गया। और गंगा अवतरण श्रीधर पाठक की रचना इसमें नहीं है, विकल्प डी वाला सही है। बल्कि जगत सच्चाई सार, कश्मीर सुषमा, भारत गीत, ये रचनाएं तीनों श्रीधर पाठक की हैं। और गंगा अवतरण जो है 1927 में लिखित है, जगन्नाथ दास रत्नाकर का है। जगन्नाथ दास रत्नाकर। रत्नाकर आधुनिक युग के श्रेष्ठ ब्रजभाषा के कवि हैं, और बाकी रचनाएं श्रीधर पाठक की हैं। छायावाद के 4 स्तंभों में निम्न में से कौन नहीं है? देखिए फिर नहीं की बात आ गया। 4 स्तंभों में कौन नहीं है? छायावाद के 4 स्तंभ में अज्ञेय जी नहीं आएंगे। कौन नहीं आएगा? अज्ञेय जी नहीं आएंगे। बाकी निराला प्रसाद पंत जी आएंगे और महादेवी वर्मा। निराला प्रसाद पंत और महादेवी वर्मा, एक याद कर लिए। ठीक है, तो चौथा इसको बना लीजिए। बाकी अज्ञेय प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि रहे हैं। अज्ञेय ने 4 सप्तकों का प्रकाशन किया था, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जनता मुझसे पूछ रही क्या बतलाऊं, जन कवि हूँ मैं, साफ कहूँगा क्यों हकलाऊं, पंक्तियाँ किसकी हैं? यह पंक्तियाँ जो हैं ये हैं नागार्जुन की। किसकी पंक्तियाँ हैं? नागार्जुन की पंक्तियाँ हैं। और कविता प्रगतिवाद के सलाका पुरुष कहे जाने वाले नागार्जुन का है। इनको प्रगतिवाद का सलाका पुरुष कहा जाता है। किस सप्तक में एक भी कवित्री सम्मिलित नहीं है? फिर देखिए नहीं है आ गया। एक भी कवित्री किस सप्तक में? देखिए तार सप्तकों का जो शुरुआत हुआ था 1943 से हुआ था, और तार सप्तक में ही एक भी स्त्री कवि नहीं है, कवित्री नहीं है, सॉरी कवि नहीं, कवित्री नहीं है। बाकी जो तार सप्तक में 7 लोग आएंगे, अज्ञेय जी ने इसका संपादन किया। रामविलास शर्मा अज्ञेय, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर मांझे, मुक्तिबोध और नेमीचंद जैन। स्त्री कवित्री कोई नहीं है इसमें। और पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? पृथ्वी कल्प की बात करें तो ये सोम प्रभु सूरी गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? तो गिरिजा कुमार माथुर की रचना है, विकल्प भी सही है। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे पृथ्वी कल्प
यहाँ पे बात थी कि कल्पांतर है, छाया मत छूना है, शीला पंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा, साक्षी रहे, वर्तमान धूप के धान, नाश और निर्माण, मंजरी भी इनकी रचना है। कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। यह कथन किसका है? यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है। मनुआ तो दहूँ दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। उक्त काव्यांश किस कवि का है? यह है कबीरदास का है। मनुआ तो दसु दीही फिरे, यह तो सुमिरन नाही। ये निर्गुण भक्ति शाखा के कवि हैं और इनके वाणियों का संकलन जो है बीजक में है, ये सभी आप जानते हैं। पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया था? इम्पोर्टेंट है। पद्मावत का बंगला अनुवाद जो है आलो उजाला ने किया था। यह अनुवाद अकरान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने कब किया था? 1650 में किया था। ठीक है। मतलब ये किसने किया था? आलो उजाला ने किया था। इन्होंने करवाया था, एक्चुअली किया नहीं था, करवाया था, तो इन्हीं का नाम उसमें आएगा। ठीक है ना। सुदामा चरित किसकी रचना है? सुदामा चरित की अगर हम लोग बात करें तो ये रचना है सुदामा चरित नरोत्तम दास का। विकल्प सी सही है। ठीक है। यह ब्रज भाषा में रचित एक खंड काव्य है। चर्यापद की रचयिता कौन है? चर्यापद सबरपा का है। विकल्प बी सही है। चर्यापद सबरपा की रचना है। और चर्यापद एक गीत प्रकार का गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। जे हाल मिसकी मकुन तवाफुल दुराए नैना बनाए बतिया, इस प्रसिद्ध पंक्ति की रचयिता कौन है? यह है अमीर खुसरो। ठीक है। बहाल मस्ती मुकुंद रंजूस, वो गाना इसी पे है। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं गोरखनाथ। ठीक। ये जो प्रारंभ करता है वो है मत्स्येंद्रनाथ। स्थापना जिन्होंने की। किस कवि के आश्रयदाता महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला थे? वो थे भूषण के। विकल्प डी सही है। अमी हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुक परत, जे ही चितवन एक बार। कवि रसलीन द्वारा रचित यह दुआ उनकी किस कृति में संग्रहित है? वह है अंग दर्पण में। किस में? अंग दर्पण में है। रस प्रबोध, अंग दर्पण, और ये दोनों रचनाएं रसलीन की है और अंग दर्पण में है। अमी हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुक परत, जे ही चितवन एक बार। इनकी विशुद्धि, सरस और शक्तिशालीन ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व हुआ। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उक्त कथन किस कवि के विषय में कहा गया है? वो है घनानंद। घनानंद के बारे में कहा गया है। शक्तिशालीनता ब्रजभाषा लिखने का और कोई समर्थ नहीं है इनके। भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल कब माना जाता है? तो भाषा योग वशिष्ठ पहले जान लीजिए, राम प्रसाद निरंजनी द्वारा लिखा गया है और 1741 में लिखा गया है। राम प्रसाद निरंजनी। मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार कौन हैं? तो ये हैं लक्ष्मी नारायण लाल। विकल्प ए सही है। भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक कौन सा था? यह नाटक था सत्य हरिश्चंद्र। सत्य हरिश्चंद्र नाटक था। भारतेंदु नाटक मंडली 1906 की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस मंडली के लगभग 1.5 दर्जन नाटकों का मंचन किया। इसमें सत्य हरिश्चंद्र प्रमुख थे। क्लियर। और मैला आंचल उपन्यास का कथा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? मैला आंचल का कथा क्षेत्र जो है वो बिहार है। बिहार है। 1954 में उपन्यास लिखा गया। बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव पर आधारित है। फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है और यह एक आंचलिक उपन्यास है। कौन सा उपन्यास है? आंचलिक उपन्यास है। कौन? मैला आंचल, फणीश्वरनाथ रेणु, भूलिएगा मत।
इनके कई रचनाएं हैं। जुलूस है, पलटू बाबू का रोड है, और एक और रचना है इनकी दीर्घतपा है, पढ़ती परिकथा है। ये सब हो सके तो याद रखिएगा। और एक ही कथानायक चेतना उपेंद्रनाथ के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है, उसके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है? फिर नहीं आया यहाँ पे, और वो है गर्मराग। एक ही कथानायक चेतन उपेंद्रनाथ के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है। उनके उपन्यास गर्मराग का नायक जो है चेतन नहीं है, और इसका प्रमुख नायक जो है वह जगमोहन है। जगमोहन, ठीक है, ये नायक है, लेखक न समझ लीजिएगा। और चलिए यहाँ पर आ गया, रचनाएं हैं स्वामा स्वप्न, नरेंद्र मोहिनी, मायाविनी और पृथ्वीराज चौहान। श्यामा स्वप्न जो है ठाकुर जगमोहन की रचना है, नरेंद्र मोहिनी देवकी नंदन खत्री का है, मायाविनी गोपाल राम गहमरी का है, पृथ्वीराज चौहान बलदेव प्रसाद का है। बलदेव प्रसाद का है। मायाविनी जो है ये गोपाल राम गहमनी, और नरेंद्र मोहिनी ये देवकी नंदन खत्री, स्वामा स्वप्न। इस तरह से अब मिला लीजिए, कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे? सी वाला। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी? पहली कहानी इनकी थी ग्राम। ग्राम कहानी थी, 1911 में इसका प्रकाशन हुआ था। इंदु पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ। छाया प्रसाद की प्रथम कहानी संग्रह, ठीक है। पहली कहानी पूछा जाए तो ग्राम, और कहानी संग्रह पूछा जाए तो छाया। निम्नलिखित में से ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह कौन सा है? छतरी है। कौन सा है? छतरी है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। सलाम घुसपैठ, ये सब भी इनकी रचना है। भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार कौन है? भारतेंदु युग के प्रथम प्रमुख निबंधकार पदम सिंह शर्मा नहीं, काशीनाथ खत्री, ये हैं आपके काशीनाथ खत्री और राधा चरण गोस्वामी है। विकल्प बी और सी, यानी कि विकल्प सी वाला सही है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना रामचंद्र शुक्ल जी की नहीं है? फिर वही बात आ गया, नहीं वाली बात। तो यहाँ पे हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा, रामचंद्र शुक्ल की रचना नहीं है, बल्कि यह श्याम चंद्र दूरदास का है। ठीक, तीनों रचनाएं जो है रामचंद्र शुक्ल का है, रामचंद्र शुक्ल का। काव्य में रहस्यवाद और आनंद का कल्पना का आनंद, चिंतामणि। निम्नलिखित में से एक कृति आत्मकथा नहीं है। एक कृति आत्मकथा नहीं है जो है सहचर है, समय यौवन के द्वार पर, मेरे साथ जन्म, अग्निसेतु। अग्निसेतु आत्मकथा नहीं है। विष्णु शर्मा द्वारा रचित जीवनी विधा की रचना है। जीवनी है, और किसकी रचना है? विष्णु चंद्र शर्मा। लगता नहीं है दिल मेरा किसकी आत्मकथा है? लगता नहीं है दिल मेरा, ये है कृष्णा अग्निहोत्री का है। विकल्प बी सही है। इसका प्रकाशन 1997 में हुआ, ठीक है ना। और विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य तीन से भिन्न है? विधा की दृष्टि से मुर्दैया मणिकर्णिका, कितनी धूप में कितनी बार, वट वृक्ष की छाया। तो वट वृक्ष की छाया है ना, ये अन्य तीनों से भिन्न है। को वट वृक्ष की छाया जो है कुमुद नागर द्वारा लिखित गई है। कुमुद नागर द्वारा लिखी गई है, यह एक जीवनी है, ठीक है, एक जीवनी है। बाकी मुर्दैया मणिकर्णिका दलित साहित्यकार तुलसीराम की आत्मकथा है। बाकी सब आत्मकथा। कौन? मुर्दैया हो गया, मणिकर्णिका आत्मकथा। कितनी धूप में कितनी बार, ये महीप सिंह की आत्मकथा है महीप सिंह का। और मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? मनीषी की लोक यात्रा की अगर हम लोग बात करें तो यह जीवनी है कविनाथ गोपीराज की। कविनाथ गोपीराज की यह एक जीवनी है। संस्मरणात्मक रचना और रचनाकारों की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? संस्मरणात्मक रचना और रचनाकारों की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? विकल्प सी सही है। इसका प्रकाशन 1905 में हुआ। ठीक है, 1905 में हुआ। और विधा की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है?
बसंत से पतझड़ तक रविंद्रनाथ त्यागी का है, ये असंगत को अंडरलाइन करिए। तो पतझड़ से वसंत तक सही है। सृजन के सहयात्री रविंद्र कालिया का है। कुछ यादें कुछ बातें अमृत राय का। तो देखिए यहाँ पर अमृत राय जो है ये सही नहीं है, ये मिलान। अमृत राय की संस्मरणात्मक कृत की बात करें तो अगर हम, तो जिनकी याद हमेशा रहेगी है, जिसका प्रकाशन 1992 में हुआ था। ठीक है। मनीषी की लोक यात्रा जो है यह लिखा गया है, पहले तो किसकी जीवनी है, कविनाथ गोपीराज की, और लिखा गया है ये भगवती प्रसाद सिंह के द्वारा। महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पथ के साथी में निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का संस्मरण नहीं है। तो मैथिली शरण गुप्त का, रविंद्रनाथ टैगोर का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है, अयोध्या सिंह उपाध्याय का नहीं है। ठीक है। इनमें से रेखा चित्र पर कौन सी कृति महादेवी वर्मा की नहीं है, फिर बताएं। बोलती प्रतिमा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार। और इनमें से जो सही है बोलती प्रतिमाएं। बोलती प्रतिमाएं जो है यह श्री राम शर्मा का है, बाकी महादेवी वर्मा का ही है। रेखा चित्र की विशेषता इनमें होती है, रेखा चित्र की विशेषता तीव्रता में होती है, विकल्प ए सही है। ठीक है। ब्रेख्त और एक उदास नगर शीर्षक अध्याय किस पुस्तक में है, किस पुस्तक में है ब्रेख्त और एक उदास नगर शीर्षक, चीड़ों पर चांदनी पुस्तक में है ये। किस में है, चीड़ों पर चांदनी, निर्मल वर्मा की रचना है ये, निर्मल वर्मा की रचना है। बाकी सोदियाँ उस चंदन के वन की, ये है विष्णुकांत शास्त्री का है। याद हो कि न याद हो काशीनाथ सिंह का है। ठीक है। और अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र का है। उग्र का। पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है, ये राम वृक्ष बेनीपुरी हैं, विकल्प ए सही होता है। यहाँ पे सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान, इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष, सबको जानत तुम्हें सारे जगत और जहान, इसमें से जो है पुनरुक्ति दोष है, विकल्प बी यहाँ पर सही है। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे एक शब्द जैसे आया है जगत और जहान, दोनों सिमिलर शब्द हैं, उसका पुनरुक्ति हुआ है। आचार्य मम्मट ने काव्य गुण कितने माने हैं, आचार्य मम्मट ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है, तो 3 माना है उन्होंने, विकल्प बी सही है। आचार्य भामह, आचार्य आनंदवर्धन, हेमचंद राज जगन्नाथ ने भी 3 ही माना है। दंडी 10 काव्य गुण मानते हैं, वामन 20 और भोज 24 मानते हैं। इनमें से आचार्य मम्मट की रचना कौन सी है, आचार्य मम्मट की बात करें तो काव्य प्रकाश है। किसका, काव्य प्रकाश आचार्य मम्मट की रचना है। तो और नाट्यशास्त्र की अगर हम लोग बात करें तो ये रचना है भरत मुनि का। और व्यक्ति विवेक की बात करें तो आचार्य महिप भट्ट, और एक है काव्य अलंकार तो आचार्य वामन। भारतीय रस सिद्धांत में साधारणीकरण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है, आचार्य भट्टनायक ने, विकल्प सी सही है। यानी कि साधारणीकरण का प्रयोग सबसे पहले भट्टनायक ने किया। विषय द्वारा की गई क्रियाएं और वह स्थान जो रस निष्पत्ति में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं उद्दीपन विभाव, विकल्प डी सही है। द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है कि इनके प्रत्येक चरण में कितने होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में कितने होते हैं।
तो देखिए 12 वर्ण होते हैं। द्रुत विलंबित छंद का ये लक्षण है कि इसके देखिए एक नगड़, दो भगड़, एक रगड़ क्रम में 12 वर्ण होते हैं। ठीक है, तो विकल्प जो है डी सही है। इंद्रवर्जा छंद के एक चरण में कितने वर्ण होते हैं? एक चरण में 11 वर्ण होते हैं। विकल्प ए सही है। यह समवर्ण वृत्त छंद है। इसका लक्षण है स्यादीन्द्र वर्जा। चलिए, पड़ी थी बिजली सी विकराल, लपेटे थे घन जैसे बाल, इसकी पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। ठीक है, यहाँ पे बिजली सी आया है। पड़ी थी बिजली से विकराल, लपेटे थे घन जैसे बाल, और उपमा अलंकार समान धर, स्वभाव, शोभा, गुण आदि के आधार पर एक वस्तु की तुलना जब दूसरे से की जाती है तो वहाँ पर उपमा होता है। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोरा जैसे उतरे उस पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इसमें कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति अलंकार, बहुत बड़ा वाला अतिशयोक्ति अलंकार होगा इसमें, तो विकल्प बी सही है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है? अलंकार है विभावना। विभावना अलंकार में बिना कारण के कोई कार्य हो वहाँ पर विभावना होता है। हिंदी इसी मिट्टी की बोली है और अरबी या फारसी से अधिक जनमानस के निकट है। किस वादा भाषाविद का यह मत है? तो फैलन का है। विकल्प सी सही है। खड़ी बोली का एक नाम यह भी है कौरवी। क्या है? कौरवी है खड़ी बोली का एक नाम। विकल्प भी सही है। मराठी, गुजराती और भोजपुरी अलग है, तो खड़ी बोली का एक और नाम कौरवी भी है। प्राचीन भारतीय सिक्कों पर कौन सी लिपि अंकित है? कौन सी लिपि अंकित है? ब्राह्मी लिपि। निम्नलिखित में से कौन से दो वर्ण अयोगवाह कहलाते हैं? अंग और अह। विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। हिंदी के स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। देखिए स्पर्श भी है, महाप्राण है और ओष्ठ व्यंजन कौन सा है? इसमें है भ, महाप्राण होगा। और तीसरे चौथे पंचवें वर्ग का है तो ये घोष होगा। दूसरे चौथे का है तो महाप्राण होगा। और प वाली लाइन है प प ब भ म, तो ओष्ठ ध्वनि होगा। और निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनामों का सही विकल्प है, तो वो है विकल्प डी वह। कविता का मर्म में कौन सी विभक्ति है? कविता का मर्म में विभक्ति जो है वो है षष्ठी। विकल्प ए सही है। और लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। चाय फीका है, दही खट्टा है, चांदी सोने से कम महंगा है, मिसरी मीठा है। तो सही वाला जो होगा दही खट्टा है। दही जो है ये पुल्लिंग होता। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? कौन प्रचलित नहीं है? विकल्प सी। ठीक है, कोयल। किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? वो है लड़के बोले, लड़के ने कहा। लड़के बोले यानी बहुवचन हो गया, लड़के ने कहा एक वचन। विकल्प भी सही होगा। लड़कों ने कहा, लड़के ने लड़के से कहा, तो एक वचन होगा, लड़के ने कहा। शयन में संधि है। शयन में संधि है अयादि स्वर संधि। विकल्प ए सही है। शयन में अयादि स्वर संधि है। शयन का संधि विच्छेद से धन अन होगा। से धन अन होगा। ठीक, ए ऐ और ओ औ के बाद किसी भी स्वर के होने पे अय आय अव आव हो जाता है। नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। और सही होगा जगतनाथ। जगतनाथ विकल्प डी वाला, जगत धन नाथ। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही बहुव्रीहि समास का विकल्प है। श्वेतांबर। श्वेतांबर बहुव्रीहि समास का विकल्प है। श्वेत है अंबर जिनके अर्थात सरस्वती। विकल्प
सी सही है। ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास है? ऋण मुक्त में समास होगा अपादान, ऋण से मुक्त अलग होने के अर्थ में। निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर जब ते श्याम सिधारे। इसमें होगा वियोग श्रृंगार, श्रृंगार रस के दो भेद, संयोग और वियोग। लालटेन शब्द है, लालटेन शब्द जो है ये विदेशी भाषा का शब्द है। लालटेन विदेशी भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों को कितनी वर्गों में बांटा जा सकता है? व्युत्पत्ति के अनुसार शब्दों को चार वर्गों में बांटा जा सकता है व्युत्पत्ति के अनुसार। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। और यहाँ पर व्युत्पत्ति की बात कर रहा है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन है वो? मैं। विकल्प सी सही है। निम्नलिखित में से हाथी का पर्यायवाची नहीं है। हाथी का पर्यायवाची इनमें का दंती, कुंजर, करी और मही। इसमें मही जो है, मही हाथी का पर्यायवाची नहीं है, यह पृथ्वी का पर्यायवाची है, पृथ्वी का पर्यायवाची है। ठीक है। मही जो है इसके अन्य पर्यायवाची की बात करें तो धरती, वसुंधरा, भूमि, धरा, मई का है। बाकी कुंजर, दंती, करी हाथी के पर्यायवाची हैं। धूसर किसका पर्यायवाची है? पर्याय। धूसर किसका पर्याय है? तो ये है गर्दभ का। विकल्प सी सही है। इसको वैशाखनंदन, रासभ और वेचर, चक्रीवान, अखर इत्यादि कहते हैं। लोमर की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। एक युग्म अशुद्ध है, वह कौन सा है? गमन, आगमन हो गया, निषिद्ध, विहित हो गया, व्यास, समास हो गया, आमिष, सामिस। आमिष और सामिस की बात करें हम लोग तो इसका शुद्ध युग्म होगा आमिष और निरामिष, लेकिन आमिष सामिष लिखा है। विकल्प सी सही है। प्रमाणिक का विलोम क्या होगा? अप्रमाणिक होगा। विकल्प डी सही है। प्रमाणिक का अप्रमाणिक होगा। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, शुद्ध कौन सा है? कव इत्री है। विकल्प सी सही है। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द कौन सा है? आहवन, अस्वालंबन, आहवन। विकल्प डी वाला सही है। वाक्य विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? क्या अध्ययन किया जाता है वाक्य विचार के अंतर्गत? तो वो है वाक्यों का। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्यों का अध्ययन किया जाएगा। खाने की इच्छा, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? खाने की इच्छा के लिए बुभुक्षा होगा। विकल्प भी सही है। अजेय का अर्थ क्या है? अजेय का अर्थ है ऊरग, अजेय, सॉरी नीचे हम पढ़ लें, जिसे जाना जा सके, जिसे जीता ना जा सके। विकल्प डी होगा यहाँ पर। और जिसे जाना जा सके उसे ज्ञेय बोलते हैं, जिसे जाना जा सके ज्ञेय, और जिसे जाना न जा सके अज्ञेय, और जिसे जीता न जा सके अजेय। ठीक है। अरे सॉरी, यहाँ पे हम गलती लिख दिए, जिसे जीता जा सके, जिसे जीता ना जा सके, सी वाला होगा। छाती केवल चलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? छाती के उरग होगा। विकल्प ए सही है। ठीक है। छाती केवल चलने वाले को उरग कहेंगे। भुजंग का अर्थ सांप होता है, कुरंग का अर्थ हिरन, और तुरंग का अर्थ घोड़ा होता है। तन पर नहीं लगता, पान खाए अलबत्ता। इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? इस लोकोक्ति का सही अर्थ झूठा दिखावा करना। विकल्प ए यहाँ पर सही है। अतड़ियों में बल पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अतड़ियों में बल पड़ना मुहावरे का अर्थ होगा हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना। खेत रहना मुहावरे का अर्थ क्या है? खेत रहना मुहावरे का अर्थ होगा युद्ध में शहीद हो जाना। विकल्प ए सही है। महाकवि कालिदास विरचित कुमार संभव में किस रस की प्रमुखता है? उसमें है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस की प्रमुखता है किसमें? कुमार संभव में। किसकी रचना है? कालिदास की। 10 कुमार चरित किसकी रचना है? 10 कुमार चरित की बात करें तो ये दंडी की रचना है। किसकी रचना है? दंडी की रचना है। इस पर गुढ़ार्य की बृहत कथा का प्रभाव या संस्कृत भाषा में रचित गद्य काव्य है। ठीक है। और बचा संस्कृत काव्य में पद लालित्य के लिए किसकी
प्रसिद्ध सर्वाधिक है। पद लालित्य के लिए दंडी की सर्वाधिक है। अन्वय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वय का संधि विच्छेद अनुधन अय होगा। विकल्प सी सही है। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। व्यंजन संधि का उदाहरण की बात करें हम लोग तो देश हितम, स्वर्ग पतितम, ग्रामगत, गांव को गया। अरे यार, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। देखिए यहाँ पे हमको रहना था 103 में। तो उच्चारणम उच्चारण व्यंजन संधि हो गया। राम रामष्टि कहते, सच्चरित और गंगोदकम, इसमें से होगा जो ओसी गंगोदकम होगा। विकल्प सी सही है। ठीक है, इसमें गुण स्वर संधि होगा। क्या होगा? गुण स्वर संधि। ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस शब्द में पंचमी तत्पुरुष समास है? पंचमी तत्पुरुष समास किस में है? स्वर्ग पतितः में है। विकल्प भी सही है। प्रसूतय में विभक्ति तथा वचन है। प्रसूतय में विभक्ति और वचन किस में है? तो वो है तृतीय विभक्ति बहुवचन प्रसूतय। सरिते शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? सरिते में विभक्ति की बात करें तो चतुर्थ विभक्ति है। सरिते शब्द चतुर्थ विभक्ति एक वचन का रूप है। जैसे चतुर्थ विभक्ति एक वचन में क्या होगा आपका? सरिते होगा, सरिदभ्याम होगा, सरिदभ्य होगा। ठीक है, तो कौन सा सही है? चतुर्थी। द्रक्ष्यति शब्द दृश्य धातु के किस लकार वचन एवं पुरुष का रूप है? वह है लीट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। विकल्प डी वाला भाई यहाँ पर सही है। ठीक है, लीट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन में क्या होगा आपका? द्रक्ष्यति होगा। ठीक है, द्विवचन में होगा द्रक्ष्यतः और बहुवचन में द्रक्ष्यन्ति हो जाएगा प्रथम पुरुष में। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध है। शुद्ध क्या है? मातरम नीलयते कृष्णः, मातरी नीलयते कृष्णः, मातुर नीलयते कृष्णः, मात्रा नीलयते कृष्णः। इसमें सही जो है मातुर नीलयते कृष्णः। विकल्प सी सही है। जब कोई अपने को किसी से छिपाता है तो उससे छिपता है, उसमें पंचमी विभक्ति अपादान कारक होता है। मातुर नीलयते कृष्णः, कृष्ण अपनी माता से छिपता है। इसमें कृष्ण अपने को माता से छिपाता है, अतः माता से अपादान कारक हुआ, दोनों को अलग होने के अर्थ में हो रहा है। बालिका गच्छन्ति अस्ति का हिंदी में अनुवाद क्या होगा? बालिका गच्छन्ति अस्ति का हिंदी में बालिका जा रही है। बालिका जा रही है कौन सा होगा? विकल्प डी होना चाहिए। राजनीति ही मनुष्य के लिए सब कुछ नहीं है। राजनीति के पीछे नीति के भी हाथ न धो बैठें, जिसका विश्व मानव के साथ व्यापक संबंध है। राजनीति की साधारण छलनाओं से सफलता प्राप्त करके क्षण भर के लिए तुम अपने को चतुर समझने की भूल कर सकते हो। ध्रुवस्वामिनी नाटक का उक्त संवाद किसके द्वारा कहा गया है? यह कहा गया है किसके द्वारा? यह मिहिर सेन के द्वारा कहा गया है। विकल्प डी सही है। ठीक है, अभी इसके बारे में कहानी ज़्यादा बताएं लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। शेखर एक जीवनी भाग एक में किन पश्चिमी विचारकों के नाम के उल्लेख हैं? शेखर एक जीवनी किसमें इसमें कौन कौन से पश्चिमी विचारक हैं जिनका नाम उल्लेख है? ठीक है, शेखर एक जीवनी में कार्ल मार्क्स, नीत्शे, त्रात्स्की जैसे विचारक हैं। तो कार्ल मार्क्स आ गए, नीत्शे आ गए, त्रात्स्की आ गए। ये हैं ए सी और डी। ए सी डी विकल्प ए सही होगा। सूची एक का सूची बी से मिलान करना है, यानी कि कौन सही मिला हुआ नहीं, मिलान करना ही है। लोकरीढ़, लोकरीढ़ जो है यह उपन्यास है विवेकी राय का। अच्छा, ये उपन्यास है, उपन्यास से मिलाना है, विवेकी राय का है। ये देखिए जीवनी परिधि, चली फगुनहट,
बौरे आम, मेरे सुहृदय श्रद्धेय, विवेकी राय की ये सभी रचनाएं हैं। तो लोक ऋण उपन्यास है। जीवनी परिध कहानी संग्रह है। जीवनी परिध क्या है? कहानी संग्रह। चली फगु नौहट बौरे आम, यह निबंध है। और मेरे सुहृदय श्रद्धेय जो है यह संस्मरण है। तो यहाँ पे पहले का जो है दूसरे के साथ, दूसरे का तीसरे के साथ, तो पहले का दूसरे के साथ, दूसरे का तीसरे, सी वाला सही होगा यहाँ पर। चलिए, उसने कहा था कहानी के आधार पर उपयुक्त कथन है। लाहौर के बम्बू काट वालों की बोली मरहम लगाने का काम करती है। मलहम लगाने का काम करती है। कौन सही है कौन गलत है ये बताना है। तो उसने कहा था कहानी के आधार पर उपयुक्त कथन है जो वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था और वह बाल्टी से गंदला पानी फेंकते हुए जर्मनी के बादशाह का तर्पण करने लगता तथा सुबेरदानी ने अपने पति और बेटे को बचाने की गुहार लगाने और लाना सिंह 77 राइफल्स में जमादार हो गए। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है 1915 में। यहाँ पे नहीं लिखा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है 1915 में लिखी गई कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखित है। तो इसमें से कौन कौन सा सही होगा? देखिए, वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था, वह बाल्टी से गंदा पानी बताए हैं। और इसमें से बात करें तो सुबेदार ने अपने पति और बेटे को बचाने के लिए गुहार लगाई, ये भी सही है। और इनमें से लाना सिंह दिए सलामी सिगरेट नहीं, लाना सिंह नंबर 47 में जमादार हो गया, विकल्प सी सही है। ईदगाह कहानी के संबंध में उपर्युक्त कथन कौन सा है? उपर्युक्त कथन की बात करेंगे ईदगाह कहानी के संबंध में। महमूद ने सिपाही खरीदा, शम्मी अपनी यह मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह, और इसमें बता रहा है कौन कथन किससे संबंधित है। तो हामिद को अपने अब्बाजान एवं अम्मीजान के न होने का बहुत दुख था। नहीं, महमूद ने सिपाही खरीदा, यह कथन सही है। नूर को भिश्ती पसंद आया, ये सही नहीं है। सम्मी अपनी हाजिरी हादिम से बदलना चाहता है, और ये भी सही है। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पाठ खेला था, विकल्प ई वाला भी ये वाला भी कथन सही है। तो यहाँ पर कुल मिला जुला के सही होगा सी वाला, बी, डी और ई। अमृतसर आ गया कहानी में किस स्टेशन के बाद हिंदू सिख मुसाफिरों की चुप्पी गहरी हो गई? किसमें गहरी हो गई? वजीराबाद। वजीराबाद, अमृतसर आ गया कहानी में वजीराबाद स्टेशन के बाद हिंदू सिख मुसाफिरों की चुप्पी गहरी हो गई। अमृतसर आ गया जो है ये भीष्म साहनी द्वारा लिखित कहानी है। यह कहानी भारत विभाजन के परिदृश्य में लिखी गई है। ठीक है, ये भीष्म साहनी। आत्मचेतस का भाव जो संपूर्ण भारतीय नव जागरण में है, यही चेतना भारतीय अस्मिता, सांस्कृतिक अस्मिता की पहचान है। और भारतेंदु ने इसी आत्म चेतना को समष्टि चेतना की ओर उन्मुख किया। यह कथन किसका है? यह कथन जो है यह बच्चन सिंह का कथन है, विकल्प बी यहाँ पर सही है। संस्मरण की पुस्तकों की बात करें अगर हम लोग तो सरयू भैया और एक तरफ ये और दूसरे तरफ जो सरयू भैया हैं, एक सेकंड, संस्मरण, सॉरी यहाँ पे कुछ छूट गया। एक संस्मरण की पुस्तकें, अभी रात को 2:30 बज रहे हैं। संस्मरण की पुस्तकें गंगा तलाई का गांव, एक है ऋण जल धन जल, आछे दिन पाछे गए, वे लड़ेंगे 1000 साल। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन बताइए। संस्मरण की पुस्तक इनमें से कौन कौन सी है? तो नंगा तलाई गांव, आगे दिन पाछे गए संस्मरण की पुस्तकें हैं।
और यानी कि ए और बी इसमें सही होगा, नहीं ए और सी सही होगा, सॉरी। यहाँ पर है मिलान करना है। और सरयू भैया जो है गंगे भाई की रचना है, गंगो भाई गंगे भाई। मंगर, मंगर जो है झकोलिया का है, ये सहयोगी पात्र हैं रेखा चित्रों के। मुख्य पात्र है, सहयोगी पात्र हैं, सॉरी। रजिया, रजिया जो है ये हसन इसकी सहयोगी पात्र है। और देव, देव का कौन कौन सहयोगी पात्र है। तो यानी कि पहले का तीसरे के साथ मिलान हुआ है और इसमें कुल मिला जुला के विकल्प ए सही होगा। एक तरफ तो मुख्य पात्र, दूसरे तरफ सहयोगी पात्र दिया हुआ है। सौर से इसको अभी देख लेते हैं पूरे कहाँ से किसका कौन पात्र है। सौरसेनी अपभ्रंश से निकलने वाली आधुनिक भाषा नहीं है। कौन आधुनिक भाषा नहीं है, तो पूर्वी हिंदी जो है सौरसेनी अपभ्रंश से निकलने वाली भाषा नहीं है। ये हम अर्ध मगधी अपभ्रंश से हुआ है, अपभ्रंश से हुआ। और निम्नलिखित में हस्त स्वर नहीं है। हस्त स्वर इनमें से किस में नहीं है, तो छ तालव्य है। जो है कंठ है ई, ए, उ। हस्त स्वर इनमें से कौन सा नहीं है, ए नहीं होना चाहिए, संयुक्त स्वर है ये, ठीक है। हस्त स्वर, ए हस्त स्वर नहीं है। हस्त स्वर जिन स्वरों से उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें मूल स्वर या हस्त स्वर कहते हैं। अ ई उ री होता है ये। वर्ण और उसके उच्चारण की दृष्टि से निम्नलिखित असंगत युग्म कौन सा है। असंगत, छ तालव्य है, च छ ज झ तालव्य है, ठ ट ठ ठ मूर्धन्य है, ग क ख ग घ दंत नहीं है, ये कंठ है, विकल्प सी सही होगा यहाँ पर। और भ ओष्ठ है, प फ व भ। निम्नलिखित में से अविकारी शब्द है, अविकारी शब्द इनमें से कौन सा है, तो क्रिया विशेषण अविकारी शब्द है, संज्ञा विशेषण और क्रिया, तो यहाँ पर है क्रिया विशेषण अविकारी शब्द। जिस शब्द से क्रिया विशेषण या उस या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया के संबंध में निम्नलिखित तथ्य हैं, वह तथ्य कौन कौन से हैं। जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं पड़ता, कर्ता पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यह सही नहीं है। जो क्रियाएं वाक्य के अंत में रहकर वाक्य को समाप्त करती हैं वो समयिकाएं क्रियाएं कहलाती हैं, बी वाला सही है। और जिस शब्द के प्रयोग द्वारा किसी वस्तु के विषय में विधान किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया में किसी कर्म का होना अनिवार्य है, ये सही नहीं है। अकर्मक है तो कर्म कहाँ से होगा। और क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं, विकल्प ई सही है, यानी कि विकल्प सी वाला सही है और कथन ई वाला सही था। निम्नलिखित विकल्पों में से शब्द की शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चुनाव करिए। इसमें दर्पण 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 बी वाला सही होगा। और निम्नलिखित में गुण संधि वाला शब्द नहीं है, गुण संधि वाला शब्द कौन सा नहीं है। महोदय, महर्षि, मतैक्य और उमेश, यहाँ पे मतैक्य गुण संधि वाला नहीं है, वृद्धि संधि वाला होगा, वृद्धि संधि वाला होगा, ठीक है। तो विकल्प सी यहाँ पर सही है, ठीक है। ये उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं अभी अभी एक नाम बता रहा था, यहाँ पे देखिए, जैसे सरयू भैया है, ये रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा एक रेखाचित्र संग्रह है, उसी में एक प्रमुख पात्र है। इसे रजिया, रजिया की प्रमुख पात्र है जो माटी की मूर्ति में संग्रहित है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों के हुए 125 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, मस्त लगा होगा, मज़ा आया होगा और एग्ज़ाम में आपको ये काफ़ी सहयोग करने वाला है। इसी तरह अगर आप रोज़ करते हैं तो यकीन मानिए पूरा पेपर आप 1 से 1.5 घंटे में सॉल्व कर लेते हैं। जिस तरह देख रहे हैं 1 से 1.5 घंटे में, 1 घंटे लगेगा, आधा घंटे से 1 घंटे, 40-45 मिनट 1 घंटे लगेगा, इतने में पूरे पेपर का आप मज़ा ले पाएंगे। OMR है तो उसके अनुसार आप पूरे पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप हमको थोड़ा सा सहयोग देते हैं तो हम रोज़, यकीन मानिए रोज़ लेकर आएंगे इसी प्रकार।
और एक एक या दो प्रैक्टिस सेट ऐसे रोज़ करते जाइए। उम्मीद करिए कि एग्ज़ाम बेहतर जाएगा और हम रोज़ लेकर आएंगे इसी तरह। ठीक है, इसी प्रकार मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर लिसनिंग।